Hello everyone. Good morning. Good morning, guys. I hope everybody can hear me and see me. बस एक बच्चा। बेटा क्वेश्चन मार्क पे से रिप्लाई करो सब लोग फटाफट से, ताकि शुरू कर सकें। हम ऑलरेडी आज लेट हैं। मैं नाश्ता भी नहीं किया। जिसको छोटी सी स्क्रीन दिख रही है वो स्क्रीन पे डबल टैप करे। डबल क्लिक या डबल टैप। मोबाइल है तो डबल टैप करो, बड़ी हो जाएगी। और अगर लैपटॉप है तो मैक्सिमाइज का साइन होगा साइड पे क्रॉस के साथ। ठीक है। मेरी स्क्रीन पूरी पूरी मेरे साथ दिख रही है कि नहीं बेटा? मेरे दर्शन हो रहे हैं साक्षात। हाँ, क्या बात है। सिमरन भी आई है। हाय, मेरा बच्चा नजर ना लग जाए। पढ़ना शुरू कर दिया सिमरन ने। चलो जी। तो मुद्दा ये है कि हमने अब ग्रुप 1 के अकाउंट्स की तैयारी करनी है। मेरी बात सुनो ध्यान से। हम इसका टारगेट बना के चल रहे हैं 1 मंथ। 1 मंथ में हम जितनी ज्यादा से ज्यादा क्लासेस करनी है करेंगे, और साइड बाय साइड प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो आज मान लो मैंने कोई टॉपिक कराया तो मैं आज ही उसका आपको होमवर्क दूंगा। आपको बेटा दिन में चाहे 25वां घंटा निकालना पड़े, अपनी बाकी सारी पढ़ाई के साथ इसे मैनेज करना है। ठीक है। और हमें साथ के साथ अकाउंट्स निपटानी है। क्लियर है? तो मैं कोशिश यही करूंगा कि डेली क्लासेस रखूं अकाउंट्स की रिवीजन की। एक आधा दिन बीच में मिस हो गया तो उसकी मैं गारंटी नहीं देता। ठीक है ना? ऐसा है कि आप फिर मेरे को मारो पकड़ के बाद में, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी। ठीक है। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। चलो, सबसे पहले सुबह सुबह बेटा जी भगवान के दर्शन करने हैं हमने। भगवान पता है बेटा हमारे कौन है? बताओ जरा, भगवान कौन है हमारे? हाँ जी, आईसीआई। कुछ ही बच्चे हैं सिर्फ आईसीआई की तरफ जो श्रद्धा रखते हैं। बाकी इतने बच्चे श्रद्धा नहीं रखते। मैंने देखा है, ये गलत बात है। तो बेटा भगवान के दर्शन करो। देखो भगवान ने नया अपना रिवैम्प किया सब कुछ। जरा अपना चलते हैं स्टूडेंट्स पे, बोर्ड ऑफ स्टडीज नॉलेज पोर्टल पे। फिर आप इंटरमीडिएट कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, स्टडी मटेरियल देखते हैं। स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर मई 2020 ऑनवर्ड्स। अब देखो मॉड्यूल 1 में क्या है, मॉड्यूल 2 में। मॉड्यूल 1 में सारे एएस हैं। मॉड्यूल 2 में आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बोनस एंड राइट है, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स है। मॉड्यूल 3 में इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स है, इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट, हायर परचेज। हायर परचेज बहुत आसान है। जो बच्चे बीकॉम देख रहे हैं ना, हायर परचेज बीकॉम में मुश्किल है, यहाँ पे मुश्किल नहीं है। ठीक है। फिर आपके पास है ब्रांचेस, डिपार्टमेंटल, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री, बहुत आसान है सिंगल एंट्री। और ये फिर अकाउंटिंग प्रोनाउंसमेंट्स हैं, वो तो अलग है। चलो, तो अभी दिक्कत ये है कि क्या हमें पढ़ना है, कहाँ से हमें शुरू करना है। देखो वैसे जब मैं पढ़ाता हूं, मैं इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट से शुरुआत करवाता हूं। ठीक है। तो इंश्योरेंस क्लेम सबसे पहले बताओ कैसा लग रहा है? इंश्योरेंस क्लेम की दिक्कत कैसी लग रही है? जल्दी बताओ जल्दी। हमें शुरू करना है भैया कॉन्सेप्ट। इंश्योरेंस क्लेम आता है? इजी है।
देवेंद्र यस सर कह रहा है। यस सर का क्या मतलब है देवेंद्र, फटाफट बता। यस सर करवा दो कि यस सर आता है। ब्रांच करवाऊं शुरू? ब्रांच में दिक्कत है या डिपार्टमेंटल पहले कर लें? अबे इडली पपीता खा रहा हूं। अब ये बच्चे ना ज्यादा ही शोर मचा देते हैं, डिपार्टमेंटल ब्रांच में बीच में चल रहा है। चलो देखो ऐसा है, सुनो मेरी बात, बड़ी कायदे की बात करता हूँ। ब्रांच बड़ा टॉपिक है, सीधा ब्रांच पे हमला करते हैं, डिपार्टमेंटल ब्रांच करने के बाद आराम से हो जाए। ठीक है, तो चलो ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। अब ध्यान से देखना, सबकी स्क्रीन मैक्सिमाइज हो गई ना? सबकी स्क्रीन, वॉइस कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पढ़ाई शुरू करते हैं ना? ब्लर्ड स्क्रीन है तो बेटा इंटरनेट खराब है तुम्हारा। अगर ब्लर्ड स्क्रीन आ रही है तो तुम्हारे इंटरनेट में हल्का काम है। कि ब्लर क्यों आ रही है मतलब? मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है। रुको जरा एक। इडली तो ये तक दिख रहा है मैं खा के आ रहा हूं, और कह रहा ब्लड स्क्रीन है। मैं एचडी हूं। यार मेरे ख्याल से ना इतनी भी ब्लर नहीं है, आपको दिख जाएगा क्या लिखा है मैंने। पढ़ा जा रहा है? हाँ तो बस, पढ़ा जा रहा है ना? तो बस ठीक है बेटा, काम हो जाएगा। ओके, मुद्दे की बात करते हैं। चलो ब्रांच अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। ब्रांच अकाउंट में दो तरह की ब्रांचेस हम सबसे पहले बांटते हैं कैटेगराइजेशन में। एक है इनलैंड ब्रांचेस और एक है फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है, इनलैंड ब्रांचेस आज हम शुरुआत करेंगे, फॉरेन ब्रांचेस हम तभी कर पाएंगे जब हम AS11 अच्छे से पढ़ लेंगे। आफ्टर क्या करना है हमने? AS11, किसी को याद है AS11 क्या है? AS11 क्या है बताओ जरा, किसी को याद है? हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले आपको इनलैंड ब्रांचेस पढ़ा दूंगा पूरी। इनलैंड ब्रांचेस पढ़ाने के बाद फॉरेन ब्रांचेस शुरू करने से पहले AS11 करेंगे। और जैसे ही हम AS11 करेंगे ऑटोमेटिकली फॉरेन ब्रांच भी हो जाएगा, साथ में उसका भी कॉन्सेप्ट करा दूंगा। तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। ठीक है, अब इनलैंड ब्रांचेस की हमने शुरुआत करनी है। इनलैंड ब्रांचेस में अगर हम समझें बेटा जी कि इनलैंड ब्रांचेस में भी हमारे पास दो तरह की ब्रांचेस होती हैं। एक होती है डिपेंडेंट ब्रांच, एक होती है इंडिपेंडेंट ब्रांच।
अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या फर्क है, सबसे पहले अगर ये समझे हम, तो डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच है जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स खुद नहीं बनाती है। बहुत सिंपल सा, बहुत बेसिक का डिफरेंस है कि इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय हेड ऑफिस ओनली। ये बात समझ में आ रही है? और इंडिपेंडेंट ब्रांच का क्या कॉन्सेप्ट है? इंडिपेंडेंट ब्रांच अपने फाइनल अकाउंट्स खुद बनाती है, ठीक है ना? तो यहां पे आ जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय ब्रांच इटसेल्फ। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? पक्का? अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सबसे पहले डिपेंडेंट ब्रांचेस शुरू करता हूं आपके साथ, तो डिपेंडेंट ब्रांचेस में अगर ब्रॉड कैटेगरी में बात करूं बेटा, हाँ, तो डिपेंडेंट में दिक्कत नहीं है। बच्चे कह रहे इंडिपेंडेंट में ही दिक्कत है, डिपेंडेंट में दिक्कत नहीं। डिपेंडेंट नहीं पढ़ना क्या? पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा ना बेटा, अब मैं पिक एंड चूज तो कर नहीं सकता, ठीक है ना? तो पूरा पूरा चैप्टर रिवीजन का भी तो वर्ड यूज किया है। हाँ चलो, तो डिपेंडेंट ब्रांच की बात है, तो डिपेंडेंट ब्रांच की बात है। डिपेंडेंट ब्रांच में हमारे पास 4 सिस्टम्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? पहला हमारे पास सिस्टम है डेटर सिस्टम। दूसरा हमारे पास सिस्टम है स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तीसरा हमारे पास सिस्टम है होलसेल ब्रांच सिस्टम। और चौथा हमारे पास है ट्रेडिंग पी एंड एल वाला, ब्रांच ट्रेडिंग पी एंड एल। अगर हम इसमें से बात करें तो ये दोनों हमारे मेजर इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये दोनों कभी कभार इंडिपेंडेंस से कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ठीक है? इसके अंदर होलसेल ब्रांच वाला सिस्टम और जो ट्रेडिंग वाला सिस्टम है, वो मैं डिपेंडेंट वाले कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। आपने ऐसे अकाउंट इंडिपेंडेंट में बनाए हैं, तो मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा उसके अकॉर्डिंग हम काम कर लेंगे, ठीक है? देखो बेटा, आज पहली क्लास है, थोड़ी जल्दी जल्दी में कर रहे हैं इसको हम शुरुआत। मतलब मैं आज अपने घर से क्लास ले रहा हूँ और मेरे पास कोई रेफरेंस बुक कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपके पास जो बुक है मेरे पास अभी नहीं है, ऑफिस में पड़ी है, अभी जाऊंगा तो देखूंगा, ठीक है? तो अभी मैं आपको अपनी मेमोरी से पढ़ा रहा हूँ मेजरली, ठीक है? और इंस्टीट्यूट की जो बुक है वो यहाँ पे खोल लेंगे और वो क्वेश्चन कर लेंगे अब हम यहाँ पे, ठीक है ना? तो मैं वैसे भी मुझे अकाउंट्स पढ़ा है ग्रुप 1 का, 1 साल से ऊपर हो गया, तो देखते हैं चलो कितना याद है तुम्हारे सर को। अभी शुरुआत हम करते हैं डेटर सिस्टम से। अब डेटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले ये समझना है बेटा। डेटर सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। डेटर सिस्टम के कॉन्सेप्ट में हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है डेटर्स अकाउंट, ठीक है? हम अपने जो ब्रांच है उसे डेटर की तरह ट्रीट कर रहे हैं एक तरह से। हम उसको जो भी सामान दे रहे हैं उसके नाम पे डेबिट कर देंगे, जो भी खर्चा उसके लिए कर रहे हैं उसके नाम पे डेबिट कर देंगे, और जो भी अमाउंट वहां से वापस आता है उसे क्रेडिट कर देंगे। बहुत सिंपल सी बात है। अगर देखो जरा, मैं पहले रफ में बात कर रहा हूं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं आपके लिए आज एक ब्रांच अकाउंट बना देता हूं, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। सबसे पहले देखिए, ब्रांच अकाउंट में जो सामान मैंने भेजा है, अब देखो यहाँ पे मैंने भेजा है मान लो ₹1,00,000 का सामान, तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में यहाँ पे लिखता हूं, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। मैं कहता हूं ₹1,00,000 का सामान मैंने अपनी ब्रांच को भेज दिया, ये अभी इस सामान की कॉस्ट है। समझ में आ रही है? मैंने अपनी ब्रांच को क्या ट्रीट किया है? डेटर ट्रीट किया है, एक आउटसाइडर ट्रीट किया है, ठीक है? अब मैं ब्रांच से कहता हूं बेटा इस सामान को बेचो, और जो भी पैसा तुम्हें मिलता है वो सामान पैसा मुझे वापस करो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ब्रांच इस सामान को कॉस्ट पे तो नहीं बेचेगी ना,
ब्रांच इस सामान को सेलिंग प्राइस पे बेचेगी विच विल बी अबव कॉस्ट। तो जब ब्रांच उसे बेचेगी, मैं कहता हूं ब्रांच ब्रांच पैसे वापस कर, तो ब्रांच पैसे जब वापस करेगी, मैं यहां पे लिखूंगा बाय कैश या बैंक, जो भी पैसा मुझे ब्रांच ने वापस किया। अच्छा, ब्रांच ने 1,25,000 रुपए का सामान बेच दिया, सारा मान के चलते हैं सारा सामान बिक गया, ठीक है। तो 1,25,000 रुपए का सामान बिक गया, तो यहाँ 1,25,000 का सामान मेरे पास वापस आ गया। अब बताओ मुझे इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है या लॉस, फटाफट से बताओ। प्रॉफिट हुआ है ना। अच्छा, अभी ये बहुत आसान लग रहा है, अभी ये बहुत आसान लग रहा है, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक डेटा है, सारा सामान गया, सारा सामान वापस आ गया, है कि नहीं। जितना सामान गया उतना का उतना बिक के उसका सारे का पैसा वापस आ गया। अच्छा, ऐसा होता है हमेशा कि सारा का सारा बिक जाए? ऐसा होता है कि सारा का सारा बिक जाए? नहीं ना। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सामान ना बिका हो। तो चलो मानते हैं 80% सामान बिक गया। क्या मानते हैं? 80% सामान बिक गया और बाकी 20% नहीं बिका, और 25% प्रॉफिट है, आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं कहता हूं कि बाय कैश बैंक, यहां पे 1,00,000 रुपए का 80% है, फिर उसके अंदर प्लस 25% का प्रॉफिट है। कैलकुलेट करो, 1,00,000 रुपए का 80%, फिर उसके अंदर 25% का प्रॉफिट, यहां पे कितना आ गया? 1,00,000 आ गया। ये बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा बताओ, अब यही रोक दूं कि कुछ और भी करना चाहिए मुझे? बताओ। स्टॉक रिकॉर्ड करना चाहिए ना, तो यहां पे क्या करूंगा? बाय स्टॉक। अच्छा, स्टॉक क्या सिग्निफाई करता है? कि इतना अमाउंट अभी भी मेरे डेटर ने मुझे देना है, स्टॉक के रिगार्ड्स में। समझ में आ रही है? इतना अमाउंट अभी भी मेरे डेटर ने मुझे देना है स्टॉक के रिगार्ड्स में। कितना अमाउंट देना है? 20,000। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, ये 20,000 कैसे आया? 1,00,000 रुपए का 20% आ गया। 1,00,000 रुपए का 20% आ गया। स्टॉक तो कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड होता है ना। बात समझ में आ रही है? यहां पे भी मेरी प्रॉफिट कैलकुलेशन आ गई, लेकिन मैंने अपने ब्रांच को किस प्रकार ट्रीट किया है? मैंने उसको आउटसाइडर ट्रीट किया है, मैंने उसे डेटर ट्रीट किया है। ये बात समझ में आ रही है यहां तक? अच्छा, अभी भी ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। अगर आप ब्रांच को फर्नीचर देते हो, क्या देते हो? फर्नीचर बेटा जी, क्या दे रहे हो? फर्नीचर। तो सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे, आप यहां पे लिख देंगे टू फर्नीचर। आपने ब्रांच को दे दिया टू फर्नीचर, और आपने ब्रांच को लेट से 50,000 रुपीज का फर्नीचर दिया। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक बात बताओ, इस फर्नीचर पे जो डेप्रीसिएशन है वो ब्रांच का एक्सपेंस है या हेड ऑफिस का एक्सपेंस है? फटाफट से बताओ। सो रहे हैं बच्चे, सो रहे हैं। इस फर्नीचर पे जो एक्सपेंस है, जो डेप्रीसिएशन है, वो किसका है? अब मेरे पास एक दीक्षा, दो वंशिका, तीसरा देवेंद्र, अंशिका, हर्षिता, सोनी, इन सब के जवाब गलत आए हैं। हेड ऑफिस गलत जवाब है। एक बात बताओ, फर्नीचर कौन यूज कर रहा है? कौन यूज कर रहा है बताओ फर्नीचर? ये फर्नीचर किसको दिया गया? ब्रांच को दिया गया ना। तो फिर फर्नीचर यूज कौन कर रहा है? ब्रांच कर रहा है। अब जब फर्नीचर ब्रांच यूज कर रहे हैं तो ब्रांच का एक्सपेंस हुआ ना नालायको। देवेंद्र, बड़े ध्यान से सुन मेरी बात। अच्छा, एक बात बताओ, अब हम ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं। हम ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि एक नेट फिगर निकल के आए कि हमारी ब्रांच हमें क्या कमा के दे रही है। तो क्या ये डेप्रीसिएशन उसमें से माइनस नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट सुनना जरा मेरी बात। मैं ये भी चाहता हूं कि ब्रांच को मैं एज एन आउटसाइडर ट्रीट करूं, यानी मैं ब्रांच से जो पैसे लेने हैं उसको ट्रीट करूं उसी हिसाब से। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्लोजिंग बैलेंस में यहां पे लिख दूंगा बाय फर्नीचर,
और मान लो 10% डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है तो यहाँ 45,000 लिख दूंगा। अब बताओ क्या डेप्रीसिएशन चार्ज हो गई कि नहीं हो गई ब्रांच के प्रॉफिट में, मुझे बताओ फटाफट से। क्या डेप्रीसिएशन चार्ज हो गई कि नहीं हो गई ब्रांच के उसके अंदर, क्या कहते हैं, ब्रांच के अकाउंट में, हो गई ना? समझ में आई? अच्छा, यहाँ पे पहले प्रॉफिट कितना आ रहा था? अगर मैं पहले प्रॉफिट कहता तो कितना आ रहा था बेटा? 20,000 आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज करी तो कितना आ गया? 15,000। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहां तक समझ में आ रही है? चलो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना सब लोग। ये अकाउंट बनाने के दो पर्पसेज हैं। ब्रांच अकाउंट बनाने के दो पर्पसेज हैं। पहला पर्पस क्या है? टू कीप अ रिकॉर्ड, टू कीप अ रिकॉर्ड ऑन द ब्रांच, ठीक है ना? और दूसरा पर्पस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। ठीक है मानसी जी? हाँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे। फर्नीचर ब्रांच का, हेड ऑफिस ने ब्रांच को फर्नीचर दिया है, ठीक है? फर्नीचर ब्रांच यूज कर रहा है, इसलिए ब्रांच का एक्सपेंस है, उसे हमें ब्रांच में पोस्ट करना चाहिए, ब्रांच के प्रॉफिट में इफेक्ट होना चाहिए। तो हमने क्या तरीका निकाला? हम ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। ऑटोमेटिकली 5,000 रुपए डेबिट हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली 5,000 रुपए डेबिट हो रहे हैं। आपका प्रॉफिट जो पहले 20,000 का था वो 15,000 का हो गया, ऑटोमेटिकली चार्ज हो गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ आ रही है? चलो एक मेरी बात सुनो और सुनना जरा। ब्रांच पे, अब इस बात का जवाब देना सब लोग। ब्रांच पे दो एम्प्लॉइज हैं। कितने एम्प्लॉइज हैं? दो। दोनों की तनख्वाह है 4,000 रुपए महीना, सॉरी पूरे साल की 4,000 मान के चलते हैं। ओके, तो कितनी तनख्वाह है? 4,000। और 4,000 इंटू दो, 8,000। हम कहते हैं ये खर्चा हेड ऑफिस डायरेक्टली कर देता है ब्रांच के लिए, ये खर्चा हेड ऑफिस डायरेक्टली कर देता है ब्रांच के लिए। अब बताओ क्या ये ब्रांच का एक्सपेंस है या हेड ऑफिस का एक्सपेंस है? फटाफट से बताओ। जरा ना मेरे ये बच्चे बात सुनो मेरी। अनिरुद्ध, तुषार, मेघा सिंह, निशु सैनी, निकिता सैनी, बहुत सारे सैनी है हमारे पास, मेघा महलावत, स्वस्ति राणा और निन्नी, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। मान लो तुम लोग किराए पे रहते हो, मान लो तुम लोग किराए पे रहते हो और तुम लोगों का इस महीने का किराया, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मैं दे देता हूं, मैं दे देता हूं। तो ये खर्चा किसका है? मेरा, तुम्हारा? मैं तुमसे वापस वसूलूंगा, तुम्हारा खर्चा है ना। तो उसी तरह ये जो दो एम्प्लॉइज हैं, ये दोनों ब्रांच पे नौकरी करते हैं, ये दोनों ब्रांच पे काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी एचओ से स्ट्रेट जा रही है। अब बताओ नालायकों, ये जो खर्चा है ये किसका खर्चा है? ब्रांच का। नालायक, ब्रांच के प्रॉफिट में इफेक्ट डलेगा। बेटा मेरे को लगता है आप ना हेड ऑफिस और ब्रांच का ना मेन कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाए हो। समझो मेरी बात ध्यान से। मान लो कि गुड़गांव में मेरा हेड ऑफिस है, ठीक है, और जयपुर में मेरी ब्रांच है, खोलनी पड़ेगी बेटा किसी दिन। हाँ, तो जयपुर में मेरी ब्रांच है, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब अगर जयपुर में जो ब्रांच है, मैं चाहता हूं कि इंडिपेंडेंटली मुझे पता चले जयपुर ब्रांच कितना कमा के दे रही है। आई नो अल्टीमेटली वो मेरा ही प्रॉफिट है, हेड ऑफिस और ब्रांच मेरी ही तो एंटिटीज हैं, लेकिन क्या मुझे इंडिपेंडेंटली जयपुर ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, जयपुर में छोटी सी ब्रांच है, जयपुर branch does not makes its own books of accounts. The books of accounts are made in the Gurgaon head office only. That means what sort of a branch it is? किस तरह की ब्रांच है बताओ? डिपेंडेंट ब्रांच है। अब एक बात बताओ, जयपुर ब्रांच में दिवालिया की एक रिसेप्शनिस्ट मैडम बैठती हैं, ठीक है, वहां पे 2-3 टीचर्स को सैलरी जाती है, लेकिन वो जो सैलरी है वो सीधा हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट से जाती है। लेकिन ये खर्चा अभी भी किसका है नालायकों? बताओ, ये खर्चा अभी भी किसका है? अभी भी ब्रांच का है।
ठीक है, तो ब्रांच के प्रॉफिट में इफेक्ट होना चाहिए। हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो ब्रांच को पैसे दे रहे हो आप ब्रांच को पैसे दे रहे हो तो आप एंट्री क्या करोगे? ब्रांच, अब देखो एक बात बताओ, किसी भी डेटर को पैसे देते हो, एंट्री क्या आती है? डेटर टू कैश या डेटर टू बैंक, यही एंट्री आती है ना। वैसे ही ब्रांच को पैसे दोगे, ब्रांच के लिए खर्चा करोगे, तो एंट्री क्या आनी चाहिए? बताओ। ब्रांच को पैसे दोगे, ब्रांच के लिए खर्चा करोगे, एंट्री क्या आनी चाहिए? ब्रांच टू बैंक या ब्रांच टू कैश। शाबाश मेघा, शाबाश चेतना, वेरी गुड निशु, स्वस्ति, सब लोग जवाब देते रहा करो बेटा, अच्छा तभी लगता है, मजा तभी आता है। तो यहां पे क्या लिख दूंगा? टू बैंक, और क्या है? एक्सपेंसेस। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये पैसे मैं आपसे वापस मांग रहा हूं ब्रांच से? नहीं, मैं तो सिर्फ आपसे सेल के पैसे मांगता हूं ना, मैं तो आपसे खर्चा मांग ही नहीं रहा हूं। मैं तो आपसे सेल के पैसे मांग रहा हूं सिर्फ। मैं कह रहा हूं जो बिक रहा है वो पैसा दे दो मेरे को, जो बिक रहा है वो पैसा दे दो मेरे को, तो मैं पैसे वापस नहीं मांग रहा। तो यानी ये जो ब्रांच की एंट्री है, ब्रांच एक्सपेंसेस की, वो डेबिट साइड पे होनी है, क्रेडिट साइड पे नहीं होनी है। नाउ टेल मी दिस वन थिंग, विल इट अफेक्ट ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस? यस और नो? विल इट अफेक्ट ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस? यस और नो? समझ में आ रही है? चलो अब एक काम करते हैं, क्लीन तरीके से एक ब्रांच का अकाउंट बना देता हूं, क्लीन, नीट एंड क्लीन। दोबारा से ब्रांच अकाउंट बना रहा हूं, नीट एंड क्लीन ब्रांच अकाउंट बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं। अब इस बैलेंस ब्रॉड डाउन में बेटा जी वो सारे एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं जो ब्रांच को एचओ ने दे रखे हैं, जैसे कि ब्रांच कैश, फर्नीचर, ब्रांच फर्नीचर लिखो तो बेटर है, ब्रांच डेटर्स। ठीक है, तो आप इनके बैलेंसेस से शुरुआत कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहां तक? सर जो डेटर से रिसीव होते हैं वो भी तो आते हैं ना कैश में सेल। हाँ जी बेटा, जो पैसा मेरे सामान से बिक के आ रहा है वो आएगा, ठीक है ना। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक, ब्रांच कैश, ब्रांच फर्नीचर, ब्रांच डेटर्स, यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, और भी कोई ब्रांच के एसेट्स हैं जो कि एचओ द्वारा दिए गए हैं? ब्रांच के कोई भी एसेट्स हैं तो ओपनिंग में आएंगे यहाँ पे, ठीक है। ब्रांच की बिल्डिंग भी है, लैंड एंड बिल्डिंग भी है, वो भी ओपनिंग में आ जाएगी। फिर इसके बाद जब आप ब्रांच को सामान भेजते हो तो यहाँ पे आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसका यहाँ पे टोटल आ जाएगा। फिर टू गुड्स सेंड टू ब्रांच आएगा। फिर जब आप ब्रांच को पैसे भेजते हो या ब्रांच के बिहाफ पे कोई एक्सपेंसेस करते हो तो एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट, ये एक्सपेंसेस के लिए है या कैश सेंट टू ब्रांच। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक? फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच लाइबिलिटीज। ब्रांच लाइबिलिटीज जैसे ब्रांच के क्रेडिटर्स हो सकते हैं, यूजुअली ये ना देखने को ही नहीं मिलता, ये देखने को ही नहीं मिलता, लेकिन हो सकता है हो, कॉन्सेप्चुअली होता है। फिर यहां पे बात करेंगे बाय बैंक या कैश, जो पैसा कैश सेल्स द्वारा बैंक ब्रांच को मिला वो मेरे को डायरेक्टली दे देती है, या जो पैसा कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स है, जैसे कि आप कह रहे थे वंशिका बेटा, कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स है, वो ब्रांच डायरेक्टली हेड ऑफिस को दे देती है, तो वो वाला पैसा यहाँ पे आ जाता है। फिर अच्छा यहाँ पे ना ब्रांच स्टॉक भी आएगा ओपनिंग में, ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो आएगा। और फिर यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन में
ब्रांच कैश, ब्रांच फर्नीचर, ब्रांच डेटर्स और ब्रांच स्टॉक। हाँ जी, सीडी होगा, कैरेट डाउन होगा। बधाई हो, निन्नी ने मेरी गलती पकड़ी, कैरेट डाउन। कैरेट डाउन वाली गलती पकड़ना ना बच्चों का बहुत बड़ा शौक है, मुझे पता है। मतलब बड़ा अंदर से एड्रेनलिन रश मिलता है बच्चों को, हाय एक गलती मैंने पकड़ी, नालायक। चलो, टू बैलेंस कैरेट डाउन, यहां पे कैरेट डाउन है मैम। और यहां पे क्या आ जाएंगी, ब्रांच लाइबिलिटीज। ये बात समझ में आ रही है? और बेटा जी अब ध्यान से सुनेंगे, इधर जो भी बैलेंसिंग फिगर आती है वो यहाँ पे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और अगर यहां आती है तो वो बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। यहां पे है तो प्रॉफिट है, यहां पे है तो लॉस है। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है कि नहीं यहां तक? अभी मैं कुछ बातें पूछने वाला हूं, प्लीज उन बातों के आपने जवाब देने हैं। जनरल मतलब पी एंड एल ही है, मैं जनरल पी एंड एल इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना? डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई तो मतलब प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आई तो मतलब लॉस है। समझ में आ रही है? अब मेरे को आपसे इस अकाउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। आई होप आपको ये अकाउंट का कॉन्सेप्ट का थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, आपने ये अकाउंट कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए सब लोग ध्यान से, मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं यहां पे। नंबर वन, डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ब्रांच। बेटा कुछ लिखा करो ना, तो थोड़ा क्लियर लिखा करो। सर स्क्रॉल कर दो, ये कर दी, ये ले कर दी, ऊपर करनी है नीचे करनी है, क्या देखना है ये भी तो बताओ। स्क्रॉल कर दो स्क्रीन, जल्दी जल्दी। इस फोक में कितने कांटे हैं देखो जरा, गिना देखो कितने हैं, दिख रहा है? चार हैं, सबको दिख रहे हैं। फोक के अंदर कांटे दिख रहे हैं। जीके के हिसाब से तो चार होते हैं, तुझे जीके में फोक के अंदर कांटे दिखाए जाते हैं? बड़ा नालायक है। चलो भाई चलो पढ़ाई करें। मानसी पूछ रही है सर डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रांच लाइबिलिटीज में क्यों लिखा है ये? क्यों लिखा है? ओपनिंग ब्रांच लाइबिलिटीज इस साइड आई, पहले तो ये पूछो क्यों लिखा है। ओपनिंग इस साइड आ रही है तो क्लोजिंग इस साइड आएगी ना। बहुत सिंपल नहीं है? ब्रांच की लाइबिलिटीज है यानी actually वो मेरी लाइबिलिटीज है।
सो दैट इज एन एसेट फॉर द ब्रांच। समझो ना, उन्होंने हेड ऑफिस से रिकवर करना है ना, अगले साल आना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस इस साल नहीं आना चाहिए, फिर अगले साल ये वापस ओपनिंग बैलेंस में आएगा अकाउंट में। बताओ। चलो अच्छा, मैं कुछ बातें पूछनी थी, जरा ध्यान दो। डेप्रीसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ब्रांच, बैड डेट्स, डिस्काउंट टू डेटर्स, expenses incurred by branch out of its cash balance। सब लोग देख रहे हैं यहां पे? डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ ब्रांच। गाइस मेरी बात सुनो, क्या मैंने इस ब्रांच अकाउंट में डेप्रीसिएशन की एंट्री करी है? फटाफट से जवाब दो, यस और नो। कुछ बच्चे कह रहे हैं नो, कुछ बच्चे कह रहे हैं यस। कुछ बच्चों ने सही बात जवाब दिया, इनडायरेक्ट करी है सर, फर्नीचर में ही आ गया उसका इफेक्ट, या बैलेंसेस से एडजस्ट हो गया। बिल्कुल सही बेटा। एक बात बताओ, मैं ब्रांच फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस लिखता हूं तो ब्रांच फर्नीचर का जो क्लोजिंग बैलेंस लिखूंगा वो मैं डेप्रीसिएशन माइनस करके लिख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली डेप्रीसिएशन की एंट्री हो गई कि नहीं हो गई? समझ में आ रही है? ऑटोमेटिकली डेप्रीसिएशन की एंट्री हो गई। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा तो वो ओपनिंग बैलेंस लिखा, फिर नीचे जो ब्रांच एंड फर्नीचर लिखूंगा वो डिडक्ट करके लिखूंगा डेप्रीसिएशन, तो ऑटोमेटिकली डेबिट हो गया ना। ठीक है, चलो अब दूसरी बात करते हैं, बैड डेट्स। क्या मैंने बैड डेट्स को एडजस्ट किया? क्या मैंने बैड डेट्स को एडजस्ट किया? जवाब दो। हाँ जी, क्या? डिस्काउंट को भी करा। कैसे? मैंने ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स यहां पे लिख दिया और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स यहां पे लिख दिया। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स में ज्यादा अमाउंट था, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स में सारे बैड डेट्स और सारी एडजस्टमेंट करके लिखूंगा ना। समझ में आ रही है? इसीलिए मैं आपको एक और बात बता दूं कि कई बार आपको डेटर सिस्टम करते हुए, ब्रांच अकाउंट बनाते हुए वर्किंग नोट्स में हो सकता है कि ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना पड़े। तो जब आप ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाएंगे तो आप उसे पूरे तरीके से बनाएंगे कि हाँ भाई, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर यहां पे टू सेल्स बाय बैंक, बाय बैड डेट्स, बाय डिस्काउंट, बाय बैलेंस, यहां पे बाय बिल्स रिसीवेबल भी आ सकता है, फिर बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और ये आप पूरा अकाउंट बनाएंगे और फिर ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? हाँ या ना में जवाब दो, चलो सब बच्चे फटाफट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो? चलो अब एक और बात, ये वाली एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच आउट ऑफ इट्स कैश बैलेंसेस, क्या मैंने इसको एडजस्ट किया? एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच आउट ऑफ इट्स कैश बैलेंसेस, क्या मैंने इसको एडजस्ट किया? ये भी बैलेंसेस में हो जाएगा। ठीक है ना? देखो एक बात बताओ, ओपनिंग बैलेंस मान लो 100 रुपए था,
तो मैंने ब्रांच कैश में 100 रुपए लिख दिए। फिर ब्रांच वालों ने मुझे 1000 रुपए और भेजे, तो मैंने 1000 रुपए यहाँ पे बैंक अकाउंट से लिख दिए। ये जरूर देखना कि जो ब्रांच वालों ने भेजे हैं उन्होंने लिखना जरूर है, ठीक है ना। और मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैंने इस साल कोई खर्चा नहीं किया तो मैं ब्रांच कैश में यहाँ 1100 लिख दूंगा। समझ में आ रही है? देखो ना, 100 रुपए शुरुआत के थे, 1000 रुपए मुझे ब्रांच वालों हेड ऑफिस वालों ने भेजे, 1000 रुपए आ गए, यहाँ पे मैंने क्लोजिंग बैलेंस 1100 लिख दिया, नेट नेट हो गया ना। हाँ, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि 100 रुपए की बात है, यहाँ पे 1000 रुपए आए और मैंने उसमें से 800 रुपए खर्च दिए, तो मैं यहाँ पे 300 रुपए अगर लिख देता हूं तो ऑटोमेटिकली कैश एक्सपेंस एडजस्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये सारी एंट्रीज हैं, इनके लिए मैं कोई अलग से स्पेशल एंट्री नहीं कर रहा हूं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस में एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। मैंने कुछ एग्जांपल्स पिकअप किए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ये कॉन्सेप्ट है ब्रांच का, ये कॉन्सेप्ट है डेटर सिस्टम में ब्रांच अकाउंट का। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक बारी देख लेते हैं हमारे पास मॉड्यूल में इसका कोई क्वेश्चन है क्या। मॉड्यूल निकालो, किसी को पेज नंबर पता है तो देख के बताओ फटाफट। थर्टीन पॉइंट सिक्स बताया निन्नी ने। वाह निकिता, 13.1, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये करें, इलस्ट्रेशन नंबर 1 करें। चलो, तो कह रहे हैं बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर। They send goods at cost to their branch at Nagpur. However, direct purchases are also made by the branch, which payments are made at head office. All the daily collections are transferred from the branch to the head office. जो भी कलेक्शन है वो ब्रांच से हेड ऑफिस को भेज दी जाती है। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर्स मेथड। तो डेटर्स मेथड लगाना है, यानी नागपुर ब्रांच अकाउंट बनाना है हमने। ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम एचओ, सब कुछ दे रखा है, सारी डिटेल्स दे रखी है बेटा जी, ध्यान देंगे। अब इसका जरा सॉल्यूशन करते हैं, चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बेटा जी, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। हमें नागपुर ब्रांच अकाउंट बनाना है। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नागपुर ब्रांच अकाउंट में, देखते हैं हमारे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स क्या क्या हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या क्या है, ओपनिंग बैलेंस है इंप्रेस्ड कैश का 2000, डेटर्स है 25,000, ब्रांच कैश 2000, ब्रांच डेटर्स 25,000, साथ साथ में क्वेश्चन करो सब लोग। फिर स्टॉक है 24 और 16, 40,000 का। तो ब्रांच स्टॉक फ्रॉम एचओ 24, डायरेक्ट परचेजेस
16 तो यहाँ 40 है, टोटल करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 67,000। ये ओपनिंग बैलेंस है मेरा, यहां तक क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कैश सेल्स है मेरे पास 45,000 की, क्रेडिट सेल्स है मेरे पास 1,30,000 की। अब देखो क्रेडिट साइड पे मैं क्या लिखता हूं कि बाय बैंक अकाउंट कैश सेल्स, कैश सेल्स कितनी है देख के बताना। $45,000। फिर कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स अभी देख के लिख देंगे, अभी इसे मैं खाली छोड़ रहा हूं। फिर यहां पे बात करते हैं क्रेडिट सेल्स 130 है, डायरेक्ट परचेजेस 45,000 है, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर्स 3,000 है, गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम एचओ 60,000 है। तो यहां पे मैंने लिखा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 60,000। फिर ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी, नीचे है, ट्रांसफर फॉर एचओ फ्रॉम पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000। तो यहां पे टू बैंक इम्प्रेस्ड भेजा है 4,000। ये बात समझ में आ रही है। आगे बात करते हैं। ये बैड डेट्स है बेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रही है ना, ये हमें डेटर्स अकाउंट बनाने की तरफ इंडिकेशन दे रही है। तो हम थोड़ी जगह छोड़ के एक वर्किंग नोट बनाते हैं। चलो, मैंने आपसे कहा था हमें डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ सकता है, तो हम यहाँ पे डेटर्स अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिखा है ना हमने डेटर का, कितना लिखा 25,000। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या डेटा है। डायरेक्ट परचेजेस है 45,000, तो डेटर से जो आप, अच्छा ये तो क्रेडिटर वाला सीन हो गया ना, डेटर वाला अलग है। और क्रेडिट से है 1,30,000, तो यहां पे लिखेंगे टू सेल्स 1,30,000। फिर रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर 3,000 है, तो बाय सेल रिटर्न्स 3,000। फिर बैड डेट्स 1,000, डिस्काउंट्स 2,000। फिर उसके बाद यहाँ पे रेमिटेंसेस टू एचओ दे रखा है 1,65,000। अब देखो रेमिटेंसेस टू एचओ, अब देखो 1,65,000 रिसीव्ड बाय एचओएस सो फार और 5,000 नॉट रिसीव्ड बाय एचओएस सो फार। तो टोटल मैंने कितनी रेमिटेंसेस सेंड करी है, सोच के बताओ, मैंने कितनी रेमिटेंसेस सेंड करी है, बताओ जरा बेटा, फटाफट से बताओ। शाबाश। अच्छा, इसमें से कैश सेल्स कितनी है, 170 में से कैश सेल्स कितनी है देख के बताओ।
45, तो बाकी कहां से आया? डेटर्स। तो डेटर्स से जो कैश आता है उसको आप कैसे लिखते हैं? बाय बैंक अकाउंट। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स कितना हो जाएगा बताओ जरा? 1,70,000 में से 45 जाएगा तो क्या आएगा? 1,25,000। और बैलेंसिंग फिगर यहां पे आ जाएगी बाय बैलेंस कैरेड डाउन, या 155 आ रहा है, तो यहां पे भी 155 आना चाहिए। बैलेंस कैरेड डाउन कितना आ रहा है बताओ जरा फटाफट? 24,000 आ गया कि नहीं आ गया? तो अब हम यहां पे क्या पोस्टिंग करते हैं, चलो यहां कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स है। अब देखो ये बाय बैंक है, तो इसमें एक 20 लिख देते हैं, 165, और एक अलग से बाय कैश इन ट्रांजिट लिख देते हैं 5,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखो ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ है 30,000। एचओ ने डायरेक्टली पे कर दिए हैं ब्रांच के एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट परचेजेस के भी पैसे एच ऑफिस हेड ऑफिस ही देता है। सर 125 है कैश कलेक्शन। अरे वो मैंने एक 20 यहाँ पे अलग कर दिया, कैश इन ट्रांजिट यहाँ पे अलग कर दिया ना 5,000। अंशिका, जैसे मर्जी दिखा लो आप, उसको साथ में दिखा लो, कोई फर्क थोड़ी है। हाँ चलो, तो यहाँ पे टू बैंक ऐसे करके लिख देता हूं, चलो यहाँ पे कि टू बैंक में इम्प्रेस्ड में कितने दे रहे हो आप ब्रांच को? 4,000 रुपए। डायरेक्ट परचेजेस के लिए पैसे कितने खर्चे आपने बैंक के? ब्रांच के 45,000। और ब्रांच एक्सपेंसेस आपने कितने के खर्चे हैं? कितने हैं देखो, ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ 30,000। तो ये टोटल कितना हो गया? 79,000। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यहां तक बात समझ में आ गई गाइस? आगे बढ़े, अब देखें इंफॉर्मेशन और कौन सी रह गई है। अब क्लोजिंग बैलेंसेस लिखने हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे हुए हैं, स्टॉक 10 और 15 25। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन स्टॉक डायरेक्ट परचेजेस 10,000 और फ्रॉम एचओ वाला 15,000। फिर ब्रांच डेटर्स की बात करेंगे, तो ब्रांच डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस यहां पे निकला था ना, कहां निकाला था? अच्छा वो तो नीचे निकाला था। क्लोजिंग बैलेंस निकाला था 24,000, तो वो यहाँ पे 24,000 आ जाएगा। फिर और क्या था? ब्रांच कैश। अच्छा ब्रांच कैश का बैलेंस दे रखा है देखो, क्वेश्चन में ब्रांच कैश का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है? नहीं दे रखा।
अच्छा, ब्रांच के कोई खर्चे बताएं जो ब्रांच ने खुद किए हो, देखो जरा क्वेश्चन में इम्प्रेस्ड में पेटी कैश एक्सपेंसेस बता रखे हैं ना लास्ट में, 4,000 के। अच्छा एक बात बताओ, मैं चाहूं तो यहाँ पे इम्प्रेस्ड अकाउंट भी बना दूं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। ओपनिंग बैलेंस 2,000 था, 4,000 आपको मिले हेड ऑफिस से, दो 4,000 का खर्चा कर दिया तो बचे दो। देखो ना, आपने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा है 2,000, आपको 4 और मिल गए तो 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 में से 4 का खर्चा कर दिया तो फिर उसके बाद कितने बच गए वापस से 2। ये इम्प्रेस्ड कैश समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? चलो यस और नो, क्लियर है? अच्छी बात है, शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। ब्रांच कैश हो गया, डेटर्स का बैलेंस मैंने लिख दिया था, फिर ये कैश हो गया, डेटर्स हो गया, ब्रांच स्टॉक हो गया। और कोई क्लोजिंग बैलेंस है जो लिखने वाला है? देख के बताओ जरा। जरा देख के बताओ फटाफट। कोई ऐसा आइटम जो हमने छोड़ दिया हो? कृति बेटा क्या नहीं समझ में आया था डेटर्स, मुझसे पूछ दोबारा एक बारी, मैं बताऊंगा बेटा। क्या बैलेंसिंग फिगर निकाल दें? चेक करो बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है, प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है? चलो सो गए क्या सबके सब? 15 तुषार क्या? 15 प्रॉफिट 15 लॉस। प्रॉफिट आ रहा है 15,000, आंसर चेक करें। भगवान जी का नाम लेके आंसर चेक करते हैं, देखो प्रॉफिट 15,000 ही है। देख रहे हो, प्रॉफिट 15,000 ही है, सही आंसर आया भैया, बहुत बढ़िया। समझ में आया डेटर्स अकाउंट? ये जो ब्रांच डेटर्स अकाउंट कह रहा हूं, डेटर्स सिस्टम क्लियर है बेटा? डेटर्स सिस्टम सबको? यहाँ पहले से ही आता था? देखो ब्रांच मुश्किल नहीं है, एक एक दिन में एक एक टॉपिक करवाएंगे, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है क्या, देखो कोई अच्छा क्वेश्चन कोई देख के बताओ। नहीं, इधर तो स्टॉक एंड डेटर मेथड शुरू हो गया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में देखना जरा कोई क्वेश्चन है। ये वाला डेटर्स मेथड है क्या? अभी देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, चलो फटाफट से करें इसे भी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कराऊं 5 कराऊं?
ये मैंने खोली 3, इसमें डेटर्स भी है। बता दो, देख लो एक बार, दो सब लोग 1 मिनट देख लो इलस्ट्रेशन 3 या 5, तब तक अपना नाश्ता खत्म करो। तुम भी सोचोगे यहाँ पता नहीं कितना स्टॉक रखा हुआ मैंने पपीते का, खत्म ही नहीं हो रहा। जल्दी बताओ, 5 या 3? सिर्फ एक बच्चे ने जवाब अभी तक। सोते रहते हो सब लोग। दीक्षा सो गई? निन्नी, आते दोनों ही नहीं है, अब करने तो है ना। हाँ दीक्षा, कोई प्रेफरेंस नहीं है ना? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, पढ़ाओ ना पढ़ाओ। मैं देखता हूँ जरा इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या है। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या कॉन्सेप्ट है, चलो पहले वो देख लेते हैं। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। जो यहाँ पे मैंने ब्रांच अकाउंट बनाया था दोस्तों आपके लिए, ये ब्रांच अकाउंट बेटा जी किस पे बनाया था? एट कॉस्ट। किस पे बनाया था? एट कॉस्ट। ये बात समझ में आती है कि नहीं? हम अपना सामान जो ब्रांच को भेज रहे थे, किस पे भेज रहे थे? कॉस्ट पे भेज रहे थे। ठीक है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने इसी अकाउंट को बेस लेके चलना है, इसी अकाउंट को बेस लेके चलना है। और एक बात को दिमाग में रखना है कि मेरा आंसर यही आना चाहिए। मेरा आंसर जो यहां पे जो मेरा जनरल पी एंड एल आया है वही आना चाहिए। तो कहां कहां, अगर, अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपसे कहता हूं कि मैं इंस्टेड ऑफ सेंडिंग गुड्स एट कॉस्ट, I want to send them at invoice price, which is actually cost plus loading. लोडिंग कह सकते हो, इसको मार्कअप कह सकते हो, इसको प्रॉफिट कह सकते हो, कुछ भी बुला लो। लोडिंग, मार्कअप, प्रॉफिट, कुछ भी बेटा जी, सब एक ही नाम है। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, अब जब आप एट इनवॉइस प्राइस भेजते हो तो आप अपनी गुड्स को थोड़ा इन्फ्लेट करके भेज रहे हो। ठीक है, तो उस इन्फ्लेशन करने से आपके जो ब्रांच अकाउंट है उस पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो आपने उस असर को साइमल्टेनियसली नलीफाई करना है, क्योंकि अगर हम जैसे जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसमें आंसर 15,000 आया है तो 15 ही आना चाहिए, बदलना नहीं है। समझ में आ रही है? बड़ा सिंपल लॉजिक बता रहा हूं जिससे आप क्वेश्चंस को तरीके से कर पाओगे विद योर मेमोरी। ठीक है, प्लीज मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मैं एक ब्रांच अकाउंट बना रहा हूं दोबारा से। ये ब्रांच अकाउंट है, लेकिन इस बार ये ब्रांच अकाउंट इनवॉइस प्राइस पे है। हाँ जी कृति बेटा, जैसे कंसाइनमेंट में करते थे बिल्कुल सही। वहां पे भी 4 बार लोडिंग रिमूव की जाती थी, यहां पर भी 4 बार लोडिंग रिमूव की जाएगी। तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखते हैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आप क्या लिखते हो? सबसे पहले ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच फर्नीचर और ब्रांच स्टॉक। अब सब लोग अपने छोटे से दिमाग का प्रयोग करके बताओ, अगर मैं एट कॉस्ट की जगह एट इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा हूं तो इनमें से कौन से आइटम में फर्क पड़ रहा है? शाबाश, स्टॉक पे फर्क पड़ रहा है। नाउ स्टॉक इज कॉस्ट प्लस लोडिंग, सो दैट इज वाई मैं क्या करूंगा? बाय बैलेंस कैरेट डाउन स्टॉक रिजर्व, और यहां पे लोडिंग लिख दूंगा। तो ये लोडिंग लोडिंग कैंसिल हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? समझ में आ रहा है? क्या मेरे अकाउंट पे अल्टीमेटली कोई इफेक्ट पड़ रहा है? नहीं। अब यहां पे जब मैं सामान भेजूंगा तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखूंगा। इस बार लिखूंगा इनवॉइस प्राइस पे रादर देन कॉस्ट। इनवॉइस प्राइस पे लिखूंगा, राइट? तो अब क्या आंसर मेरा सेम आएगा? पहले बताओ मुझे, क्या आंसर मेरा सेम आएगा अभी? नहीं ना, क्योंकि यहां पे कॉस्ट प्लस लोडिंग है, तो मुझे उस लोडिंग को कैंसिल करना है। कैसे कैंसिल करूंगा? रिवर्स एंट्री बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब स्टॉक रिजर्व बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए आता है, ठीक है? स्टॉक रिजर्व ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के लिए आता है। यहां पे बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच सेम एंट्री रिवर्स कर दूंगा, और फिर से कितने अमाउंट के लिए करूंगा? लोडिंग अमाउंट के लिए। समझ में आ रही है? बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहां पे बाय बैंक, जो आप कैश सेल्स लिखते हो, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स लिखते हो, सब कुछ सेम रहेगा। यहां पे आप टू बैंक, कोई पेटी कैश दिया, कोई एक्सपेंसेस किए, कोई डायरेक्ट परचेजेस कर दी, वो सब सेम रहेगा। बाय बैलेंस कैरेट डाउन में क्या क्या आएगा? फिर से ब्रांच कैश, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच फर्नीचर और ब्रांच स्टॉक। स्टॉक हमारा फिर से किस पे होगा? इनवॉइस प्राइस पे। तो इसकी लोडिंग रिमूव करने के लिए क्या करूंगा? टू बैलेंस, यहां ब्रॉट डाउन है, टू बैलेंस कैरेट डाउन स्टॉक रिजर्व। तो इस स्टॉक पे जो स्टॉक रिजर्व होगा वो यहां पे आ जाएगा। मेरे आंसर पे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि जहां जहां लोडिंग का इफेक्ट आया मैंने रिवर्सल कर दिया। समझ में आ रही है? आर वी क्लियर? यस और नो? देन वी विल डू इलस्ट्रेशन नंबर 5। फटाफट से बताएं, आर वी क्लियर? यस और नो? चलो सर, रिवर्सल क्यों करते हैं? बेटा देखो, रिवर्सल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ना पागल कुत्ते ने काटा था। हमें पागल कुत्ते ने काटा, उसने कहा पहले कॉस्ट और लोडिंग के साथ लिख। जो नॉर्मल एंट्री मारते थे वो कॉस्ट पे लिखते, सब कुछ सही था। लेकिन अब हमें भूत चढ़ा है कि हम लोडिंग साथ में लिखेंगे। तो अगर लोडिंग साथ में लिखेंगे तो फिर यहाँ पे लोडिंग रिवर्स करनी पड़ेगी। अगर आप सीरियस आंसर सुनना चाहते हो तो बेटा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अधिकार है कि वो नॉलेज पाए कि आपने कितने का सामान कितने में भेजा था। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अधिकार है, आपको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बताना चाहिए
ये जो 10,000 की कॉस्ट का सामान है मैं 12,000 में भेज रहा हूं, ठीक है, और फिर वो 12,000 वर्ष भी कर दो, क्योंकि आपका प्रॉफिट तो अफेक्ट नहीं होना चाहिए ना। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मानसी जी क्लियर है? शुक्र है। चलो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आए हैं, चलो। इलस्ट्रेशन नंबर 5, एक्चुअली वो कह रहे हैं 4 का डेटा लेके डेटर्स मेथड से कर दो, तो 4 पे ही चलते हैं वापस और डेटर्स मेथड से कर देते हैं। कह रहे हैं Harrison of Chennai has a branch at New Delhi to which goods are sent at 20% above cost, यानी cost plus 20% है। The branch makes both cash and credit sales. Branch expenses are met partly from HO and partly by the branch. The statement of expenses incurred by the branch every month is sent to head office for recording. Following further details are given for the year ended 31st December 2001. Cost of goods sent to branch at cost 2 lakh. Goods received by branch till 31st December 2001 at invoice price 2,20,000. Credit sales for the year at invoice price 1,65,000. Cash sales for the year at invoice price 59,000. Cash remitted to head office 2,22,500. Expenses by HO 12,000. फिर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 750, फिर बैलेंसेस एज ऑन 1st January 2001 और 31st December 2001। स्टॉक 25,000 कॉस्ट पे है और क्लोजिंग वाला 28,000 इनवॉइस प्राइस पे है। डेटर्स 32,750 और 24,000। कैश इन हैंड 5,000 और 2,500। शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस एंड डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस of the branch for the year ended 31st December 2001। क्लियर है? समझ में आ रहा है यहां तक? तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं, ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। कौन सा ब्रांच अकाउंट है देख लें। ये है आपका न्यू दिल्ली ब्रांच। न्यू दिल्ली ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले बैलेंसेस लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। साथ साथ में कर रहे हो ना बेटा क्वेश्चन। स्टॉक है, डेटर्स है, कॉस्ट कैश इन हैंड है। स्टॉक 25,000 का है, तो मैं इसको 30,000 का बना के लिख देता हूं। 20% अब कॉस्ट है ना, 25,000 का 20% 5,000 होता है, तो 30,000 लिख दिया। फिर ब्रांच डेटर्स है, फिर ब्रांच कैश है। डेटर्स 32,750 है, कैश 5,000 है। फिर यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। स्टॉक रिजर्व मैंने खुद ने कैलकुलेट किया है 5,000 रुपए का, 20% है ना, तो मैंने खुद ने कैलकुलेट किया है। तो 32,750 का डेटर्स लिख दिए और ब्रांच कैश लिख दिया 5,000। चलो अब बात करते हैं आगे। कह रहे हैं गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट एट ब्रांच देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट 2 लाख रुपीस है, तो 2 लाख रुपए का सामान आपने अभी तक भेजा है। मेरी बात सुनो, हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? हम हेड ऑफिस की बुक्स बना रहे हैं। डिपेंडेंट ब्रांच है, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बना रहे हैं, तो हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, तो हेड ऑफिस तो वो रिकॉर्ड करेगा ना सामान जो ब्रांच को पूरा पहुंच भेजा गया है, जितना मैंने भेजा वो देखेगा। प्लीज मेरी बात सुनेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2
गुड्स सेंट टू ब्रांच, बेटा जी 2 लाख रुपए का सामान भेजा था प्लस 20% ऑफ कॉस्ट है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2,40,000 रुपए। ये बात समझ में आ रही है कि इतने का सामान मैंने भेज दिया, इसका टोटल कर दें 30,000 प्लस 32,750 प्लस 5,000 67,750 है ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने मेरे को बोला है कि कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, ये आ गया। एक्सपेंसेस बाय एचओ है, तो एक्सपेंसेस बाय एचओ मैंने कितने किए हैं, एक्सपेंस 12,000 रुपए के, तो यहां पे 2 बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस बाय एचओ 12,000 रुपए। अब अगर आगे बात करें तो डेटर्स के बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लिख रखे हैं। अब देखो ये जो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है ये मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मेरे को डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, मुझे डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ मेरे लिए एक्स्ट्रा कंफ्यूजिंग इंफॉर्मेशन है, मुझे कुछ नहीं करना है इसका। मेरे को अब देखना है मेरे को कितना पैसा रिसीव हुआ है, तो कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस लिखा हुआ है 2,22,500 कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं बाय बैंक अकाउंट 2,22,500। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, 32,750 प्लस 1,65,000 माइनस 750 के बैड डेट्स हुए, माइनस 26,000 रुपए के क्लोजिंग डेटर्स है, 171 मेरे पास आया है, और कैश सेल्स मेरे पास 59,000 की, 230। तो वो कैश इन हैंड भी मेरे पास है ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अच्छा अब सुनो, कैश हो गया, अब क्या रह गया बताओ जरा, नेक्स्ट क्या करेंगे फटाफट। गुड सेंड की लोडिंग, एक मिनट यार ऑफिस से फोन आ रहा। हेलो, गुड मॉर्निंग।
हाँ जी, सॉरी, कुछ आगे पहुंचे आप लोग, इधर लोडिंग उतारें। बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000। फिर बाय बैलेंस कैरेट डाउन, किन किन चीजों का बैलेंस दे रखा है? स्टॉक 28,000 इनवॉइस प्राइस पे, एक गुड्स इन ट्रांजिट भी आ जाएगा। अब गुड्स इन ट्रांजिट अभी बताता हूं तुषार। गुड्स इन ट्रांजिट कितना आएगा? 20,000। ये कैसे पता चला? आपने खुद ने पता लगाया कि 2,40,000 रुपए का सामान आपने भेजा है, और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच टिल 31 दिसंबर एट इनवॉइस प्राइस 2,20,000। तो 2,40,000 का इनवॉइस प्राइस का सामान भेजा है और 2,20,000 का इनवॉइस प्राइस का सामान रिसीव हुआ है, तो बाकी 20,000 क्या है? गुड्स इन ट्रांजिट है, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट लिखना है। फिर और आइटम देखो जरा क्या है। गुड्स इन ट्रांजिट है, उसके बाद डेटर्स है 26 और कैश इन हैंड है 2,500। डेटर्स है 26,000 और कैश इन हैंड है 2,500। तो टोटल कितना हो गया? 28,000, 20,000, 26,000, 2,500, 76,500 हो गया। अब यहां पे 2 बैलेंस कैरेट डाउन, स्टॉक रिजर्व कितना आना बताओ जरा, देखता हूं कौन बच्चा सही जवाब देता है। स्टॉक रिजर्व, दीक्षा। स्टॉक रिजर्व, मानसी। अंशिका और तुषार ने गलत जवाब दिया है। निशु, मेघा, मुस्कान सबने सही जवाब दिया है। तुषार बड़ी ना सिली मिस्टेक कर रहे हो, ये दोनों इनवॉइस प्राइस है और आप इसी का 20% निकाल रहे हो। मानसी नई अलग कॉन्सेप्ट लेके आ रही है। 7,000 कैसे आ गया? एक बात बताओ, अगर तुषार सुनो, कॉस्ट का 20% है, यानी कि 1/5 है, तो सेलिंग प्राइस का कितना आ जाएगा बताओ जरा? 1/6। कृति, एक बात सुन बच्चे, तेरे पास स्टॉक पड़ा है 28,000 का और गुड्स इन ट्रांजिट भी तो है 20,000 की, तो टोटल 48,000 हो गया ना। तो इंटू 1/6 करोगे तो क्या आंसर आएगा? 8,000। तो यहां जो स्टॉक रिजर्व आना है वो कितने का आना? 8,000। कृति, तुषार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अंशिका, चलो, तो यहां पे 8,000 आ गया। और कुछ पेंडिंग रह गया कि नहीं बताओ, कि बैलेंस कर दें? किसी का आंसर निकला है? टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,250। मैंने टोटलिंग नहीं करी, मैंने बच्चों का आंसर देख के लिख दिया। 16,250 आंसर देख लेते हैं एक बार, हमारा करेक्ट है कि नहीं है। 16,250 करेक्ट आंसर है सर। 16,250 करेक्ट आंसर है। तो हमने डेटर सिस्टम करा
एट कॉस्ट वाला ब्रांच अकाउंट बनाया और एट इनवॉइस वाला ब्रांच अकाउंट भी बनाया। समझ आया बेटा जी? क्लियर है सबको? यस और नो? बेटा आज का आपका क्या होमवर्क है, सब लोग सुनो मेरी बात। आज आपने, आपके पास जो भी किताब है, चाहे आप आईसीआई की बात करें, चाहे आपने जो अमन सर की बुक ले रखी है, उसमें आपके डेटर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन है आपने वो सॉल्व करने हैं। ये आज का आपका टारगेट है। डेटर सिस्टम पूरा ओवर हो जाना चाहिए आज। समझ में आ रही है? डेटर सिस्टम बिल्कुल फिक्स, खत्म। बैंक बैलेंस वेरीफाई कराओ सर। कर ले भाई, तू बैंक बैलेंस वेरीफाई कर ले। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगर इनकम्प्लीट हो तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। देख ओपनिंग बैलेंस कितना है बैंक का, 5,000 रुपए। तेरे को ब्रांच ने कितने खर्चे किए हैं बताया हुआ क्वेश्चन में? क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। ब्रांच ने जो खर्चे किए हैं वो बताया नहीं है, तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगा, पहली बात बता रहा हूं मैं। अब ओपनिंग बैलेंस 2,500 रुपए का है। फिर उसके बाद तुम्हारी क्रेडिट सेल्स कितने की है वो देखेंगे हम। तुम्हारी कैश सेल्स है 59,000 रुपीज की, तो यहाँ 59,000 रुपीज आ जाएगा। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दे रखी है, नहीं अभी डायरेक्ट ये जो बेटा आप जो कह रहे हो ना 2,22,500 वो हमें कंप्यूट करना हो तो उसके अंदर आपको ब्रांच के एक्सपेंसेस दिए होंगे, यहाँ वो मिसिंग फिगर है। यहाँ पे आप चाहो भी तो वेरीफाई नहीं होगा, ब्रांच की जो एक्सपेंसेस है वो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है ब्रांच के एक्सपेंसेस, करीबन 7,500 रुपए के एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो वो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएंगे। आप तब भी शक में ही रहोगे कि पता नहीं ये एक्सपेंस जो निकल के आ रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। वो फिगर दे रखी हो तो बात बनती है, तो अगर डेटा दे रखा हो तो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा आई होप आपको इस क्लास से थोड़ी मदद मिली हो। और अब आप आज के आज बेटा जी ब्रांच अकाउंट के अंदर ये जो डेटर सिस्टम है डिपेंडेंट ब्रांच का, इसके सारे क्वेश्चंस करके रखेंगे। हमारा टारगेट है, हमने 4 दिन के अंदर अंदर ये खत्म करना है। आप कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 डेटर से है, देखता हूँ बेटा, मुझे नहीं पता अगर है कि नहीं है, मैंने देखा नहीं। कह तो रहा हूँ आज मैंने ग्रुप 1 की किताब 1 साल बाद उठाई है अकाउंट्स की। ये सेलवेल मांगा क्या है ये देख लो ना। ब्रांच अकाउंट ही मांग रहा है। हाँ जी डाटा सिस्टम ही है, कर लो। ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। पढ़ाई करो, चलो शाबाश, आशीर्वाद। बाय बाय। वैसे एक बात और है, एक बात बताना जरा, ये वाला सिस्टम ठीक है? इधर कोई दिक्कत है ब्लर ब्लर छोड़ के? ये मैंने वेबिनार जो आज लिया है ये अलग सिस्टम से लिया है, देख रहे हो यहाँ पे मेरे दर्शन भी हैं। ऐसे क्लास ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और ये रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी। चलो जी, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।